आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में ही जो दूसरे प्रकार का कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंसेस का, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे आप प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहते हैं, तो उसे आज स्टडी करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कैसे करते हैं? प्रतिरोधों का समांतर संयोजन सबसे पहले उससे देखिए, एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, कॉम्बिनेशन विल बी ऑलवेज डन बिटवीन 2 पॉइंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉम्बिनेशन चाहे आपका कैपेसिटर्स का हो चाहे रेसिस्टर्स का हो, अभी कुछ दिनों के बाद आप इंडक्टर्स पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स, रेसिस्टर्स और इंडक्टर्स। तो कॉम्बिनेशन चाहे जिस चीज़ का हो, हम हमेशा दो बिंदुओं के बीच ही करते हैं। यहाँ पर भी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वी आर गोइंग टू डू, वो भी हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में ही करना है। तो वो दो बिंदु कौन से होंगे, सबसे पहले उन्हें मान लेते हैं। मान लिया एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। एंड आई हैव टू combined all the resistors in parallel between these 2 points only। केवल इन दो बिंदुओं के बीच में ही हम पैरेलल में कंबाइंड करेंगे रेसिस्टर्स को। आप 2 करो, 3 करो, 4, 5, 10, 50 कुछ भी कर लो, लेकिन एक जनरल फॉर्मुलेशन के लिए हम हमेशा 3 रेसिस्टर्स को कंबाइंड कर लेते हैं। सीरीज में भी 3 को करा था, कैपेसिटर्स में भी 3 को किया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर भी 3 को कर लेते हैं, उससे हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। उसके बाद आप 3 नहीं 30 का कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 प्रतिरोधों को कंबाइंड करेंगे इन दो बिंदुओं के बीच, और फिर ये दो बिंदु कहाँ जोड़े जाएंगे? इन दो बिंदुओं के बीच में हम वोल्टेज का सोर्स लगाएंगे। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्टेज का एक सोर्स लगा देंगे। वोल्टेज का सोर्स कौन होता है? बैटरी। बैटरी होती है वोल्टेज का सोर्स। तो यहां पर हम इस बैटरी को एक को लगा देंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। दिस इज वोल्टेज सोर्स। ये भी मान लेते हैं कि जो बैटरी हमने लगाई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है? V के बराबर है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इन दो बिंदुओं के बीच हमें प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो मैंने जैसे कि बोला कि जनरल फॉर्मुलेशन के लिए हम 3 प्रतिरोधों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में कैसे जोड़ना है उसको देखिए। आपने एक रेसिस्टेंस ऐसा लगा दिया, एक ये रेसिस्टेंस हमने लगा दिया, एक यहां लगा देंगे इस तरह से, एक इस तरीके से लगा दिया। ये प्रतिरोध हमने मान लिया कि इसका जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो R1 है। ये जो रेसिस्टर लगा हुआ है इसका प्रतिरोध हमने मान लिया R2 है, और ये थर्ड वाला जो रेसिस्टर लगा हुआ है इसका रेसिस्टेंस हमने R3 मान लिया। तरीका देखिए जोड़ने का। तरीका ये है, ये वाला जो रेसिस्टर है इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। इस वाले रेसिस्टर का ये एक सिरा, ये दूसरा सिरा। इस वाले रेसिस्टर का ये एक सिरा, ये दूसरा सिरा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं तीनों रेसिस्टर्स के जो पहले 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 वाला सिरा है, जैसे ये 3 रेसिस्टर हमने ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, ये हमने 3 रेसिस्टर्स ले लिए ऐसे। तो हमने इनको कैसे जोड़ा? तीनों को ऐसे रखा, तीनों का हमने क्या किया, यहां से एक एक वायर निकाली। एक वायर इसमें से,
एक इसमें से, इस तरीके से हमने एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, और तीनों को आपस में यहाँ एक गठान लगा दी, जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया उनको। फिर इन्हीं तीनों के इधर से हमने एक एक वायर निकाली और यहाँ पर भी तीनों को हमने आपस में मरोड़ दी। तो ये इस तरीके का कनेक्शन करेंगे हम पैरेलल में, समांतर क्रम में। आप देखिए तीनों के पहले वाले सिरे एक बिंदु से और तीनों प्रतिरोधों के जो दूसरे वाले सिरे हैं वो एक दूसरे बिंदु से जोड़ दिए जाएंगे। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम बोला करेंगे समांतर क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कुछ समझ में आई बात आपको? नहीं आया तो अगर आपको हमने 10 रेसिस्टर्स दे दिए, अभी हाल ही में कार्बन रेसिस्टर्स आपने पढ़े, कार्बन रेसिस्टर्स पढ़े ना आपने, तो अगर हमने आपको 10 कार्बन रेसिस्टर्स दे दिए और आपको कहा गया कि इन्हें समांतर क्रम में जोड़िए, आप क्या करेंगे? सबके एक एक सिरे पर एक एक तार बांध दीजिए 10 में और उनको सबको एक जगह मिला के जोड़ दीजिए। फिर दूसरे सिरों पर वायर बांध दीजिए, दूसरे सिरों पर जोड़ दीजिए, हो गया कॉम्बिनेशन। पूरे 10 कार्बन रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल में हो गया। तो एक तो ये तरीका है, क्या तरीका है कि सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे एक दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। एक तो ये इसका हो गया। हम चाहें तो एक और तरीका आपको बता सकते हैं। कैसे? आपने कॉम्बिनेशन इन दो बिंदुओं के बीच किया है ना, तो जिन दो बिंदुओं के बीच आपने समांतर संयोजन बनाया है उनमें से अगर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप जाना चाहें, किसी भी एक बिंदु से, चाहे ए से बी तक जाना चाहें या बी से ए तक जाना चाहें, आपको तीनों रेसिस्टर्स पार करने की जरूरत नहीं है। जैसे लास्ट क्लास में श्रेणी पढ़ रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें आप देख रहे थे कि अगर आपको ए से बी तक जाना है तो तीनों प्रतिरोधों को आपको पार करना ही पड़ेगा। इसमें तीनों प्रतिरोधों को पार करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर ए से बी तक जाना चाहते हैं देन यू कैन गो फ्रॉम दिस वे और यू कैन गो फ्रॉम दिस पाथ और यू कैन गो फ्रॉम दिस पाथ। अगर आप इस रास्ते से भी ए से चले और इस रास्ते से जाना स्टार्ट कर दिया तो आप बी तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए यहां से और यहां से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप इस सामने वाले रास्ते से जाते हैं तो भी आप बी तक पहुंच ही जाएंगे। उसके लिए जबरदस्ती नहीं है कि आप इसे और इसे पार करें, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप इस रास्ते से जाना चाहें तो भी आप पहुंच जाएंगे और उस समय आपको इनको पार करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन का आप याद करिए, अगर आप ए से बी तक पहुंचना चाहते हैं देन यू विल हैव टू कंपल्सरीली पास ऑल द 3, ऑल द 4, ऑल द रेसिस्टर्स जितने वहां पर कनेक्ट किए होंगे, सारे रेसिस्टर्स को आपको पार करना ही पड़ेगा। आप किसी भी एक को छोड़ दें और ए से बी तक पहुंच जाएं, हो ही नहीं सकता। इसमें आप एक से निकल जाओ, बाकी दो को छोड़ दो, पहुंच जाओगे। तो ये जो होता है ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम चाहें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो उसके बारे में जो मैंने बताया, उसकी जो डेफिनेशन है कि क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बारे में हम लोग नोट कर सकते हैं। क्या आपको समझ आ गया? अगर आ गया तो नोट कर सकते हैं और अगर नहीं आया तो फिर से मैं बताऊं आपको। आ गया है ना? अरे आवाज ही नहीं आती भैया। ओके, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए अगर आपको नहीं आया है तो ना ही बोल दिया करिए ना, आपकी ना मुझे बिल्कुल खराब नहीं लगती। लेकिन अगर आ गया है तो प्लीज हाँ कर दिया करिए, क्योंकि आपको हाँ, आपके हाँ करने से हमको ये लगता है कि हम आपको समझा पाए हैं। समझ आ रहे हैं आपको? ओके, तो चलिए नोट कर लेते हैं इसको।
ये समांतर संयोजन होता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु से तथा उन सभी के दूसरे सिरे एक दूसरे बिंदु से जोड़ दिए जाते हैं। एक तरीका हमने और बताया है, उसको भी नोट कर लेते हैं। देखिए, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन जिन दो बिंदुओं के बीच किया जाता है उनमें से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए सभी प्रतिरोधों को पार करना आवश्यक नहीं है। जैसा सीरीज में होता था कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम जाते थे तो हमें सभी रेसिस्टर्स को क्रॉस करना रहता था। पैरेलल में ऐसा नहीं है, किसी एक रास्ते से भी आप पार हो सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ गए कि कैसे करना है, तो अब इसमें से हम रूल निकालेंगे। वोल्टेज का क्या रूल होगा, करंट का क्या रूल बनेगा, रेसिस्टेंस का क्या रूल बनेगा, ये सारे रूल्स हमको बनाने हैं जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने बनाए थे। ठीक है, सबसे पहले वोल्टेज का रूल बनाएंगे। देखिए, वोल्टेज का क्या रूल होगा, जरा गौर से देखेंगे तो ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। 3 रेसिस्टर्स लगे हैं, तीनों के प्रतिरोध हमने क्रमशः R1, R2 और R3 माने हुए हैं। अब हमें इन तीनों के सिरों के बीच का वोल्टेज देखना है कि तीनों के सिरों के बीच कितना वोल्टेज पहुंचा। ध्यान से देखिएगा, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये यहां से ऐसे ये एक चालक तार द्वारा जोड़ा है हमने। ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर, यहां जाकर के ये कंडक्टर से जुड़ा। नेगेटिव टर्मिनल जो था वो कंडक्टर, 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 यहां कंडक्टर, इन दो बिंदुओं के बीच ये प्रतिरोध लगा। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस प्रतिरोध के, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस वाले प्रतिरोध के इस सिरे से टच हो रहा है, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस वाले प्रतिरोध के इस सिरे से टच होता है। तो बैटरी जितने भी वोल्ट की है उसे आप जिन दो बिंदुओं के बीच में जोड़ देते हैं, उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर तो हो जाता है। बैटरी अगर आपके 6 वोल्ट की है तो उस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स आप जिन दो बिंदुओं के बीच कनेक्ट कर देंगे, उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 6 वोल्ट हो जाएगा।
बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो आप उसके दोनों टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव जिन दो बिंदुओं के बीच आप कनेक्ट कर देंगे उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 12 वोल्ट हो जाएगा। तो बैटरी कितने वोल्ट की है? V वोल्ट की। इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल यहां से टच हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल यहां टच हो रहा है। और ध्यान से देखिए, जब पॉजिटिव टर्मिनल यहां से टच हुआ और नेगेटिव यहां से टच हुआ तो इनके रास्ते पर कहीं पर भी कोई प्रतिरोध नहीं आया। देखो ना, ये भी कंडक्टर पाथ, कंडक्टर पाथ, कंडक्टर पाथ, कंडक्टर पाथ। देयर इज नो एनी रेसिस्टेंस बिटवीन दिस पाथ। इस रास्ते पर कोई रेसिस्टेंस बीच में नहीं लगा हुआ है। नेगेटिव टर्मिनल भी टच हो रहा है, कंडक्टर पाथ, कंडक्टर पाथ, कंडक्टर पाथ, कंडक्टर पाथ। जहां तक पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है कोई रेसिस्टेंस नहीं है, नेगेटिव टर्मिनल टच हो रहा है कोई रेसिस्टेंस नहीं है। और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया कि हम ये मानते हैं कि हमने जो यहाँ कंडक्टर्स लगाए हैं उनमें कोई प्रतिरोध नहीं है, मान लेते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं हमने अच्छे कंडक्टर लगाए हुए, उनका कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए वो पोटेंशियल को ड्रॉप होने नहीं देते। देखो ये हम क्यों बता रहे हैं आपको कि अगर प्रतिरोध होगा तो वो विभव को क्या करेगा? वो विभव को ड्रॉप कर देगा, विभव को थोड़ा बहुत कम कर देगा। लेकिन अगर प्रतिरोध रास्ते पर नहीं आ रहा है तो उससे विभव कम नहीं होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल जब यहां से जुड़ा तो बीच में कोई प्रतिरोध आया क्या? नहीं आया। नेगेटिव टर्मिनल जब यहां से जुड़ा तो बीच में कोई प्रतिरोध आया? नहीं आया। इसका मतलब है विभव में कोई गिरावट भी नहीं आई। तो इन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? V के बराबर। तो यहां पर इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो गया V। अब फिर से देखिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये इस पॉइंट को टच कर रहा है। अब इस प्रतिरोध की मैं बात कर रहा हूं, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस प्रतिरोध के, ये देखिए, इस पॉइंट को टच करता है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस प्रतिरोध के इस सिरे को टच करता है। क्या इस रास्ते पर बीच में कोई प्रतिरोध आया? नहीं आया। तो क्या यहां से यहां और यहां से यहां जाने में विभव में कोई गिरावट आई होगी? नहीं आई होगी। अगर विभव में गिरावट नहीं आई तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी उतना ही होगा जितना बैटरी का विभवांतर है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी, इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी कितना हो गया? V। समझ आ रहे हैं आपको? इसी तरीके से इस प्रतिरोध की अगर बात करेंगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस प्रतिरोध के इस सिरे से टच हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल इस सिरे से टच हो रहा है। क्या इस बार जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप इस पॉइंट तक गए या नेगेटिव टर्मिनल से इस पॉइंट तक गए, कोई रेसिस्टेंस बीच में पड़ा? नहीं पड़ा। तो विभव में गिरावट आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो विभव बैटरी का है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेसिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच हो जाएगा। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V। इसलिए इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? V। नहीं समझ में आया? आ रहा है? तो ये हमने देखा और वोल्टेज का रूल बना लिया। क्या रूल बन गया वोल्टेज का? अब आप समझ गए होंगे। बताइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप करते हैं रेसिस्टेंसेस का तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या सबको बराबर बराबर वोल्टेज मिलती है? देखो कैसे मिलती है। वोल्टेज का बंटवारा हो रहा है या सबको सेम वोल्टेज मिलता है? सबको सेम वोल्टेज मिलता है। और यही रीजन है कि हमारी जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है, हमारे घरों की जो वायरिंग होती है, पूरी पैरेलल में की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में कितने वोल्ट पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है? 220 वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर। तो हम पूरी वायरिंग को पैरेलल में करते हैं, जिससे हमारे हर उपकरण में, हमारे घर की वायरिंग के बीच में जितने भी डिवाइसेस पड़ जाएं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स पड़ जाएं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़ जाएं, सबके बीच कितना वोल्टेज हमको मिले? 220 वोल्ट। आपका बल्ब लगा है तो भी 220 वोल्ट मिले, ट्यूबलाइट लगी है तो भी 220 वोल्ट मिले, फैन लगा है तो भी 220 वोल्ट मिले, टेलीविजन में भी 220 वोल्ट मिले,
जो भी डिवाइसेस आपने घर में लगा के रखे इंस्ट्रूमेंट्स, सबके अक्रॉस दोनों सिरों के बीच हमको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? 220 वोल्ट। इसीलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्टेज का रूल पता लग गया। क्या पता लगा? प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज समान होता है। नहीं समझ आया? आ गया? तो नोट कर लेते हैं। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के दोनों सिरों के बीच विभवांतर समान होगा। देखो समान तो होगा ही, साथ में किसके बराबर होगा? बैटरी के वोल्टेज के बराबर। दोनों सिरों के बीच विभवांतर समान होगा तथा यह विभवांतर उतना ही होगा जितना कि बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच है। ये वोल्टेज का रूल बना। So in the parallel combination of resistors, each and every resistance will get the same voltage, समान वोल्टेज उसको मिलेगा। ठीक है, वोल्टेज का रूल हमने बना लिया। अभी करंट का रूल बनाना है। देखिए करंट के लिए क्या रूल है, देखें। ओके, नोट हो गया ना आपका? चलिए, करंट के लिए ये बैटरी है, करंट बैटरी भेजेगी सर्किट में। हमने मान लिया कि यहां से कितनी करंट जा रही है? आई। यहां पर भी आई एम्पियर करंट आई, वो करंट यहां पर आ गई आई एम्पियर। जब यहां पर पहुंचेगी तो उसको जाने के ए से बी तक पहुंचने के उसको 3 रास्ते दिखेंगे। करंट इसमें से भी जा सकती है, करंट इसमें से भी जा सकती है और करंट इसमें से भी जाकर बी तक पहुंच सकती है। अब ऐसी सिचुएशन पे वो क्या करेगी? किससे जाएगी? ऊपर वाले रास्ते से, बीच वाले रास्ते में से, या सबसे नीचे वाले रास्ते से होकर बी तक पहुंच जाएगी? तो आंसर है कि आप करंट के बारे में जब भी आपको सोचना है, आप वाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, पानी का एग्जाम्पल आप ले लो, करंट के बारे में आपको पता लग जाएगा। जैसे पानी को ऐसा एक पाइप में से ले जा रहे हैं हम, वाटर को एक मोटे से पाइप में ले जा रहे हैं, आगे जाकर उस मोटे से पाइप में हमने 3 पाइप निकाल दिए छोटे छोटे, फिर क्या होगा बताइए? पानी कौन से पाइप में से जाना पसंद करेगा? सबसे ऊपर वाले पाइप में जाएगा, नीचे वाले में, या किस में जाएगा? तो जब तीनों उसी में जुड़े हुए हैं तो तीनों में अपने आप को क्या कर लेगा? वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, बांट लेगा। हाँ, ये जरूर है कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा
उसमें पानी थोड़ा कम जाएगा, और जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसमें पानी ज़्यादा चला जाएगा। इसी तरह से करंट जब यहाँ पहुँचेगी वो अपने आप को तीनों प्रतिरोधों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी अकॉर्डिंग टू देयर रेसिस्टेंसेस। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उस रास्ते पर करंट कम जाएगी, प्रतिरोध अगर कम होगा तो उस रास्ते पर करंट ज़्यादा चली जाएगी। मान लिया अब जब तीनों रास्तों में डिवाइड हो ही गई है तो थोड़ी इधर चली गई होगी, थोड़ी यहाँ गई, थोड़ी यहाँ गई। मान लिया हमने कि इस रास्ते पर जाने वाली करंट कितनी है, I1। इस वाले रास्ते पर जाने वाली करंट है I2 और इस रास्ते पर जाने वाली करंट है I3। तो ये I1 यहाँ से I1 I, यहाँ भी कितनी आएगी I1, ये I2 यहाँ आएगी तो यहाँ भी कितनी होगी I2, ये I3 यहाँ से आएगी तो यहाँ पर भी कितनी होगी I3। और इसके बाद तीनों करंट्स फिर यहाँ इस जंक्शन पर मिल जाएंगी। जैसे ही जंक्शन पर मिलेंगी तो क्योंकि I1 I2 I3 तीनों I के ही पार्ट थे, तो जब ये तीनों पार्ट्स यहाँ मिल जाएंगे तो फिर से यहाँ कितनी करंट बन जाएगी, I करंट बन जाएगी। क्यों, I यानी कि करंट किससे बनती है, चार्जेस से। तो बीच में चार्जेस नष्ट तो नहीं हो सकते ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आपने पढ़ा है, आवेश संरक्षण का नियम। कल भी मैं बता रहा था आपको कि आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही तो आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर 10 चार्ज पर सेकेंड यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो भले वो बीच में अपने आप को बांट लें, लेकिन यहाँ पर भी जब तीनों मिलेंगे आके तो फिर पर सेकेंड 10 चार्ज ही वहाँ से निकलेगा। और अगर चार्ज बदलेगा नहीं तो करंट भी नहीं बदलेगी। इसलिए करंट विल रिमेन सेम, भले बीच में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किसमें ज्यादा करंट जाएगी और किसमें कम करंट जाएगी। आप सोचिए, जिस रास्ते का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसमें करंट उतनी ही, वेरी गुड, और जिस रास्ते का प्रतिरोध जितना कम होगा करंट उस रास्ते पर उतनी ही ज्यादा चली जाएगी। और वो हमको समझ में भी आता है। आप ही हैं, आप यहां से जाते हैं, आगे निकलेंगे, आपके घर जाने के बाई चांस 2 रास्ते हैं। एक रास्ता बड़ा अच्छा रोड बना हुआ है, अभी नया बना, एक रास्ते पर बहुत बड़े बड़े गिट्टे पड़े हुए हैं, कांटे भी वहां पर बिछे। आप किस रास्ते पर जाना ज्यादा पसंद करेंगे, जहां पर रोड अच्छा बना हुआ है। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रतिरोध कम है। और जहां पर बहुत बड़े बड़े गिट्टे पड़े हैं, कांटे बिछे हुए हैं, वहां पर प्रतिरोध ज्यादा है, अवरोध ज्यादा है, तो वहां से जाना आप कम पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये करंट का रूल हमने बना लिया। क्या बना करंट का रूल बताइए, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में वैद्युत धारा बंट जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नहीं समझ आया तो लिखिए जल्दी से फिर। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में वैद्युत धारा बंट जाती है। ठीक है, और उसमें हमने इधर वाले रास्ते पर मान लिया I1 करंट जा रही है, I2 और I3। करंट क्योंकि बट गई है तो हम करंट की इक्वेशन बनाना चाहते हैं कि करंट की इक्वेशन क्या बनेगी। आपको करंट का फॉर्मूला याद है, I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर करंट आपको निकालनी है तो आपको विभवांतर लेना पड़ेगा और अपॉन में आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रतिरोध। ठीक, विभवांतर बटे प्रतिरोध करना है। इस रास्ते पर कितनी करंट जा रही है, I1। तो अगर मैं इस रास्ते पर जाने वाली करंट की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज लेना चाहिए और इसी का क्या ले लें, प्रतिरोध।
तो इसके दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज कितना है? V। इसका प्रतिरोध कितना है? R1। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। ठीक है। इस रास्ते पर कितनी करंट जा रही है? I2। तो अगर I2 चाहिए तो आप क्या करेंगे? इसके दोनों सिरों का वोल्टेज और इसका प्रतिरोध ले लीजिए। तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। और अगर हम I3 आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? V अपॉन R3। ठीक है। और वोल्टेज क्योंकि सबको सेम मिली इसलिए वोल्टेज हमने V ही लिखा तीनों में। अब एक चीज और देखिए, करंट प्रतिरोध के विलोमानुपात में आ रही है, तो जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उस रास्ते पर जाने वाली करंट की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। तो जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा जिस रास्ते का, उस रास्ते में जाने वाले करंट का मान उतना ही कम हो जाएगा। समझ आया कुछ आपको? अच्छा, तो ये हमने I1, I2, I3 के मान निकाल लिए। और एक चीज देखिए, यहां जब इस जंक्शन में हम लोग आए तो यहां करंट I कितनी थी? I। और रास्ते पर I1, I2, I3 डिवाइड हो गई। उसके बाद फिर I1, I2, I3 मिल करके क्या बना लिया उन्होंने? I। तो अगर मैं I1, I2, I3 और I की एक इक्वेशन बनाना चाहूं तो आपको क्या लगता है क्या बनने वाली है? I को I1, I2 और I3 के योग के रूप में नहीं लिखा जा सकता? लिख सकते हैं। इन तीनों को अगर आप जोड़ दें तो I ही तो बन जाएगा, क्योंकि तीनों किसके पार्ट हैं? I के। तो जैसे ही तीनों को जोड़ेंगे I ही आ जाना चाहिए। यहीं पर नोट कर देते हैं हम। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जी, तीनों रास्तों पर जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सम ऑफ ऑल द थ्री करंट्स विल बी इक्वल टू द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। जो बैटरी ने करंट सप्लाई किया है उसके इक्वल हो जाएगा इन तीनों का जोड़। ये समझ में भी आता है हमको? ठीक है, ओके। करंट का रूल भी हमने बना लिया। वोल्टेज क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में? सेम। करंट का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। सीरीज का याद करिए, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, करंट सेम थी। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, वोल्टेज एंड करंट रूल्स आर अपोजिट टू ईच अदर। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट, करंट सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम, करंट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ओके। अब रेसिस्टेंस का रूल बनाना है। वोल्टेज और करंट बना दिया हमने। रेसिस्टेंस का रूल क्या बनेगा? रेसिस्टेंस के लिए रूल बनाइए। आर यू रेडी? ठीक है, देखिए अभी मैं क्या करने जा रहा हूं। ये तीन प्रतिरोध यहां लगे हुए हैं। मैं चाहता ये हूं कि ये जो A और B के बीच में मैंने तीन प्रतिरोध लगाए हैं, जब A और B के बीच हम तीन प्रतिरोध लगाते हैं, R1, R2, R3, तो बैटरी V वोल्ट विभवांतर देती है और टोटल I करंट सर्किट में फ्लो होती है। हम चाहते हैं कि ये तीनों रेसिस्टेंस मैं यहां से हटा दूं और इनके बदले में कोई एक रेसिस्टेंस मैं इनकी जगह लगाऊं। और वो रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए? वो रेसिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि जब बैटरी उसके सिरों के बीच में भी V वोल्ट लगाए ना, तो उसको भी कितनी करंट लेनी चाहिए? I, जो कि ये तीनों मिलकर ले रहे हैं। समझ आ रहा है? क्या करना चाहते हैं हम कि इन तीनों को हटाकर इनकी जगह पर एक रेसिस्टेंस लगाना चाहते हैं, और वो रेसिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि बैटरी जब उनको V वोल्ट विभवांतर दे
तो वो भी सर्किट में कितनी करंट बहना अलाउ करे, आई करंट, जो कि ये तीन मिलकर कर रहे हैं। तो उस वाले रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे? वो जो एक लगाएंगे इन तीन के बदले में, काम वही करेगा जो ये तीन मिलकर कर रहे हैं। तो उस वाले प्रतिरोध को क्या बोला जाएगा? तुल्य प्रतिरोध। हिंदी में क्या बोलेंगे? तुल्य प्रतिरोध। अंग्रेजी में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। प्रतिरोधक को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टर, उसका जो प्रतिरोध होगा उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो कनेक्ट करके हम आपको दिखा देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इन तीन के बदले हम एक रेसिस्टर लगाना चाहते हैं, और ऐसा रेसिस्टर जो कि सेम बैटरी है जो यहां लगी थी, V वोल्ट विभवांतर होगा उसका, और जो ये प्रतिरोध लगाएंगे वो प्रतिरोध I एम्पियर करंट फ्लो होने देगा, जो कि ये तीन मिलकर कर रहे थे। और इस प्रतिरोध को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध। इसे हम Req से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर इन तीनों को हटाकर एक प्रतिरोध हमने लगा दिया R इक्विवेलेंट, इसके सिरों के बीच का वोल्टेज V, इसमें बहने वाली करंट I, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी करंट की, बता सकते हैं आप मुझे? करंट की इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल टू इसके सिरों के बीच का वोल्टेज V, इसका प्रतिरोध Req। ये करंट की इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे कि यदि बिंदुओं A व B के बीच परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, यदि बिंदुओं A व B के बीच परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध को अंग्रेजी में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहा जाता है। यदि बिंदुओं A और B के बीच परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस Req हो, तब करंट की इक्वेशन क्या बनेगी? I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक इक्वेशन 1 आपने यहां बनाई है और एक इक्वेशन 2 आपने यहां बनाई है। दोनों इक्वेशंस को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप देखें, इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल है। उसका भी लेफ्ट हैंड साइड I है और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? I। तो अगर इन दो समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में बराबर हैं, तो इनके राइट हैंड साइड्स भी आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, क्या सब जगह ऐसा होना होता है कि अगर किन्हीं दो समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हों तो उनके राइट हैंड साइड्स भी आपस में बराबर जरूर होंगे? हर जगह ऐसा होता है? नहीं होता। कहां नहीं होता बताइए? अगर दो समीकरणों के राइट हैंड साइड्स आपस में बराबर हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में बराबर होंगे। क्या हर जगह ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताइए भाई। होगा। कितने लोगों को लगता है होगा? अच्छा, सबको लगता है होगा। अच्छा, कितने लोगों को लगता है ऐसा नहीं होगा? मुंह में और टेप लगा लो थोड़ा सा। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आप लोग? गणित लिया है ना? आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा हुआ है? साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू बताइए। एक्स
साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स। बोथ द इक्वेशंस हैव देयर राइट हैंड साइड्स इक्वल, बट क्या आप लिख सकते हैं कि अगर इनके राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो इनके लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे? आंसर इज नो, नहीं लिख सकते, नहीं होता कभी यार। तो हमेशा, और आपको बताया गया है, हमेशा ही राइट हैंड साइड्स बराबर हों या लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हों तो उनके लेफ्ट या राइट बराबर होंगे, हो जाता है, हमेशा नहीं होता यार, कहीं कहीं नहीं भी होगा, और यहां नहीं होता, यहां नहीं होता, आप याद रखिए, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ढूंढिए आप इसको क्यों नहीं होता, हटा दे रहे हैं हम इसे। ओके, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 1 ये है। दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों समीकरणों से इक्वल कर देते हैं दोनों को। तो इसको हम ले लेंगे v अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखना है। देखो डायरेक्ट वैल्यू लिखे दे रहे हैं हम। I1 की जगह पर क्या लिखोगे बउआ आप? v अपॉन R1, I2 की जगह v अपॉन R2 और I3 की जगह पर, बेटा ये समझ आया ना कहां से आ गया ये? देखो आप चाहो तो ये समझ लो कि ये वैल्यू हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं तो I की जगह पर हमने क्या लिख दिया? I की जगह पे v अपॉन आर इक्विवेलेंट, v अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 की जगह v अपॉन R1, I2 की जगह v अपॉन R2, I3 की जगह v अपॉन R3। अब यहां से आप v कॉमन करिए और फिर उस v से इस v को कैंसिल कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस का रूल बना। रेसिस्टेंस का रूल क्या बना कि तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। देखो फिर से सॉरी, आर ई क्यू क्या चीज है? तुल्य प्रतिरोध। R1 R2 R3 समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध हैं। अगर आर ई क्यू तुल्य प्रतिरोध है तो 1 अपॉन आर ई क्यू क्या चीज है? तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो आप देखें ना, ये 1 अपॉन आर ई क्यू है, इसका मतलब तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है ये। और ये किसके बराबर है? सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप भी। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजित, संयोजित मतलब कंबाइंड, जोड़े गए, व्युत्क्रम संयोजित सभी प्रतिरोधों संयोजित सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है।
प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजित सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये तो फॉर्मूला देख के हमने लिख दिया, पर यह पता नहीं चला प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा। जैसे श्रेणी क्रम में क्या होता था, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का क्या होता था, बढ़ जाता था कि घट जाता था, बढ़ जाता था। यहां पर क्या होगा, घट जाएगा। कैसे पता, क्योंकि समांतर है तो उल्टा ही कर दो। देखो आप सोचो थोड़ा सा, ऐसे सोचो कि R1 R2 R3 तीनों को क्या ले लो, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, R1 R2 और R3 तीनों हमने कितने कितने ओम मान लिए, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, तो तीनों अगर हमने 1 ओम 1 ओम 1 ओम माने तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इस फॉर्मूले से निकालिए, निकालिए इस फॉर्मूले से। तो R इक्विवेलेंट निकालना है, R1 की जगह 1, R2 की जगह 1, R3 की जगह पर भी 1, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, ये सब 1 1 1 हो गए। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3। अब 1/R इक्विवेलेंट 3 है ना, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/3। अरे नहीं समझ आया भाई, R1 R2 R3 तीनों को हमने कितना कितना मान लिया, तो 1/1 करोगे तो क्या आएगा, 1। ये भी 1/1 1, ये भी 1/1 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया। तो क्या ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, नहीं, ये 1/R इक्विवेलेंट आया। आपको अगर R इक्विवेलेंट चाहिए तो उसका क्या करना पड़ेगा, उसको इन्वर्ट कर दीजिए। तो R इक्विवेलेंट करने के लिए इधर क्या आया था, 3, उस 3 का इन्वर्ट करिए तो क्या आ जाएगा, 1/3। तो हमने हर एक रेसिस्टेंस कितना 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 लिया, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो जब तुल्य प्रतिरोध आया तो कितना आया, 1/3 ओम। अब आप मुझे बताएं 1 ओम बड़ा होता है या 1/3 ओम बड़ा होता है, 1 ओम बड़ा होता है। तो 1/3 ओम तो कैसा होता है, छोटा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जोड़े 1 1 1 के, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 1/3। तो प्रतिरोध घट गया कि बढ़ गया, घट जाएगा प्रतिरोध। तो प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में प्रतिरोध का क्या होगा, घट जाया करेगा। और एक सबसे मजेदार चीज देखिए कि जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, वो जो 3 प्रतिरोध आप लगाएंगे उनमें से जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम वैल्यू आएगी उसकी। तीनों हमने 1 ओम 1 ओम 1 ओम के लगाए, लेकिन आंसर कितना आया, 1/3। तीनों में से सबसे छोटा इसका आंसर आया। और आप करके देख सकते हैं, एक काम करिए, आप इसे नोट करिए, और इसके बाद हम, जगह नहीं है तो वो दोनों चीजें भी लिखते हैं कि प्रतिरोध घटेगा, और ये भी आपको करके दिखाते हैं कि जो जितने प्रतिरोध आप लगाएंगे उन सब में से जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध का मान उससे भी कम आएगा। जैसे आपने एक लगाया 2 ओम, एक लगाया 3 ओम और एक लगाया 4 ओम। 2 3 4 ओम के रेसिस्टर्स आपने लगाए समांतर क्रम में। तो जब आप इनका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो कितना आएगा, आंसर है इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 2 ओम, उससे भी छोटा आंसर आएगा उसका। ये पैरेलल ऑर्डर की बड़ी खास बात है, याद रखनी है आपको। अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है। फिर से एक जगह पर हमने 2 प्रतिरोध लगाए हैं बस। एक लगाया है 1000 ओम का, 1000 ओम, और एक लगाया है केवल और केवल 1 ओम का, और दोनों हमने समांतर क्रम में लगाए। तो कितने प्रतिरोध लगाए हमने, 2। एक कितने का लगा है, 1000 ओम, वेरी हाई रेसिस्टेंस, और दूसरा लगा हुआ है 1 ओम। जब इनका आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 और 1000 के बीच में आएगी, 1000 से बड़ी आएगी या 1 से भी छोटी आएगी, 1 से भी छोटी आएगी। बहुत बढ़िया।
उनमें से जो सबसे छोटा रेसिस्टर होगा ना, उससे भी तुल्य प्रतिरोध का मान कम आएगा। ये सबसे अच्छी चीज है। नहीं समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है। अब जैसे एक जगह हमारा एक सर्किट बना हुआ है, वहां पर सुन रहे हैं आप हमारी बात? ये लोग नहीं सुन रहे भाई, सुनिए सभी लोग। एक जगह पर हमने प्रतिरोध लगाए हुए हैं 1000 ओम, 2000 ओम, 3000 ओम। कितने कितने के लगाए हैं, लगे हैं? 1000, 2000, 3000। और हमको वहां पर 0.1 ओम से भी कम का प्रतिरोध चाहिए। कुछ बात समझ आ रही है आपको? हमने एक जगह पर पहले से ही समांतर क्रम में 1000, 2000, 3000 ओम के प्रतिरोध लगे हैं, और हमारी जरूरत कुछ ऐसी है कि हमें 0.1 ओम से भी कम का प्रतिरोध चाहिए। अब अगर आपको ये आता है तो आप चालाकी कर सकते हैं। क्या 1000, 2000, 3000 ओम के समांतर में लगे हैं? आप 0.1 ओम का एक प्रतिरोध लीजिए और उन तीनों के समांतर में फिट कर दीजिए। अब समांतर क्रम में कितने कितने लगे हैं? 0.1, 1000, 2000, 3000। तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 0.1 ओम से भी कम हो जाएगा। तो देखो, जहां 1000, 2000, 3000 ओम के लगे थे और मुझे 0.1 ओम से भी कम चाहिए था, हम कुछ नहीं करते हैं, 0.1 ओम का ले जाओ, समांतर क्रम में लगा दो, अपने आप मुझे पता है कि सर्किट क्या कर देगा, प्रतिरोध को 0.1 ओम से कम कर देगा। ये आपको सीखना है। समझ आ रही बात आपको? नहीं समझ आ रही है तो कितने बड़े बड़े रेसिस्टर्स लगे हों, कितने भी बड़े बड़े रेसिस्टेंस वाले रेसिस्टर लगे हों, हम एक पल में उनका रेसिस्टेंस गिरा के छोटा कर सकते हैं। कैसे? जितने से भी कम चाहिए होगा उतने उनका समांतर क्रम में जोड़ देंगे, अपने आप ही कम हो जाएगा। समझ आ रहे हैं ना आपको? तो अब हम इसे हटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद और एक दो बातें हैं उनको सीख लेते हैं। तो प्लीज आप नोट करें जल्दी से। इधर देखिए, हाँ, क्या लिखने वाले हैं अभी हम कि समांतर संयोजन में प्रतिरोध का मान घट जाता है और संयोजित प्रतिरोधों में सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम मान आता है उसका। ठीक है, नोट कर लेते हैं जरा इस बात को। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है तथा संयोजित प्रतिरोधों में से संयोजित प्रतिरोधों में से सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम मान प्राप्त होता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है तथा संयोजित प्रतिरोधों में सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम मान प्राप्त होता है। तो आप कितने भी बड़े बड़े रेसिस्टर्स लगा लो,
अगर उसके साथ में हमने एक छोटा रेसिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में, तो उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस गिर करके छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको? नहीं आया? आ गया? अच्छा बताइए, हमने एक लगाया 1,00,000 ओम और एक लगा दिया 0.5 ओम समांतर में। बताइए तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आएगा? 0.5 ओम आएगा। 0.5 ओम आएगा। 0.5 ओम से भी कम वैल्यू आएगी। भले आपने एक को 1,00,000 लगाया है तो क्या किया जाए, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की अच्छाई है, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसका कैरेक्टर है। अच्छा, अब एक चीज और, इन आवर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और इन आवर न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन विच टू रेसिस्टर्स आर कंबाइंड इन पैरेलल। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में जब हमसे पूछे जाते हैं तो ज्यादातर सवाल ऐसे होते हैं जिनमें दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया होता है। तो हम दो प्रतिरोधों का एक सूत्र बनाना चाहते हैं कि अगर वो समांतर में जुड़े होंगे तो क्या फॉर्मूला होगा। तो यहां लिख लेते हैं, यदि दो प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हों यदि दो प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हों तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तो हम दो प्रतिरोधों का क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए होते हैं। जोड़ने को आप 10 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में दो समांतर क्रम के प्रतिरोध आते हैं। उस समय तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या सूत्र बनेगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दो ही लगाए ना, तीसरा नहीं लगाया हमने, तो ये बना। इसको कैलकुलेट करिए भैया। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको? R1 इंटू R2, फिर यहां R2 प्लस R1 आ जाएगा ना। एलसीएम लेना सबको आता है। तो ये किसकी वैल्यू आई? ये आई R1/R इक्विवेलेंट। हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, इसको इन्वर्ट कर दीजिए। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस ऑफ बोथ द रेसिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ द टू। अब आप ध्यान से देखिए, अगर कभी भी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो आप ये हर बार फॉर्मूला लगाते मत घूमिएगा। दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू अपॉन एडिशन ऑफ द टू। दोनों का गुणा करके ऊपर लिख दो, दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो, भाग भाग दिला लो, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया आपको? आ रहा है? जैसे अब अगर मैं फिर से आपसे पूछूं, एक मैंने लगाया 4 ओम और एक लगाया हमने 6 ओम। सुन नहीं रहे हैं आप? सुन रहे हैं? ठीक है। एक रेसिस्टेंस हमने लगाया 4 ओम और एक लगाया 6 ओम पैरेलल में। तो तुल्य प्रतिरोध बताइए क्या करेंगे? ऊपर 4 इंटू 6 करिए, कितना आया? 24। नीचे 4 प्लस 6 करिए, 10। 24/10 2.4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया? 2.4 ओम। कितना आसान हो गया।
और वही चीज यहां रख के आप कैलकुलेट करिए। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, फिर एलसीएम लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपको 2-3 लाइनें लगेंगी और थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसमें बड़ी जल्दी आ जाया करेगा। नहीं समझ में आ रहा है आपको? आ गया? ओके। तो एक तो ये आपको देख लेना है। एक और चीज देखिए जो कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में करी हुई थी, इसको हटा देते हैं, मालूम तो सबको है ही। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने जो किया था, क्या अगर हम ये मान लें कि हमने R प्रतिरोध के N प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में लगाया है, कल ये किया था। आज हम ये मान लें कि अगर हमारे पास N प्रतिरोधक हैं और सब का प्रतिरोध R के बराबर है और उनको हमने समांतर क्रम में लगा दिया है, तो उस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये हम निकालना चाहते हैं। यदि N समान प्रतिरोधक, यदि N समान प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध R हैं, कितने प्रतिरोधक लगाए हमने? N, और सबका हर एक का प्रतिरोध कितना कितना है? R ओम है। तो यदि N समान प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध R हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, क्या फॉर्मूला लगेगा? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूले में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है और हमने तो सब R ओम के लगाए हैं, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितने पदों तक? n पदों तक, अप टू n टर्म्स, क्योंकि n प्रतिरोधक है। अब आप सोचिए, अगर 1/r प्लस 1/r केवल ये दो ही होते तो क्या बन जाते? 2/r, 3 होते तो 3/r, 4 होते 4/r, लेकिन ये तो टोटल कितने हैं? n है, तो इससे क्या बनेगा? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/r। लेकिन अभी तुल्य प्रतिरोध का मान नहीं आया, उसके लिए हमें इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इन्वर्ट कर दीजिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/n। तो अगर n समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में आप कनेक्ट करेंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा? देखिए, उनमें से किसी एक का प्रतिरोध ले लीजिए और जितने प्रतिरोध हैं उनका भाग दे दीजिए उसके नंबर से। कुछ बात समझ में आई? अगर n समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाया गया है तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करना? उनमें से किसी भी एक का प्रतिरोध ले लेना और उसमें प्रतिरोधों की संख्या से क्या कर देना? भाग दे देना। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बताइए, हमने 1 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए हैं, 1 ओम के सब हैं, और इस तरीके से 100 रेजिस्टर हमने पैरेलल में कंबाइंड किए हैं। क्या आप बता सकते हैं तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1/100। वेरी गुड। कैसे? किसी भी एक का प्रतिरोध ले लो, तो किसी भी एक का प्रतिरोध क्या है? 1 ओम, अपॉन उनका नंबर लिख दो 100, तो 1/100, या कैलकुलेट कर देंगे तो 0.01 ओम आंसर आ जाएगा। आ जाएगा? अच्छा, और एक चीज देखो, इसमें जो सर्किट में होगा क्या क्या चीजें आपको गिवन होंगी। एक तो वोल्टेज दिया गया होगा R1, R2, R3, ये आपको दिया गया होगा। आपको क्या क्या निकालना हो सकता है? आपको करंट निकालनी हो सकती है और तीनों की करंट भी निकालनी हो सकती है। ठीक है?
तो आप कैसे निकालोगे? उसके लिए आई के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे। आई के लिए अगर आपको आई निकालनी है तो क्या सूत्र लगाओगे? V अपॉन R इक्विवेलेंट। अगर टोटल करंट निकालनी है सर्किट में, ये क्या चीज है? दिस इज टोटल करंट इन द सर्किट। परिपथ में रहने वाली पूरी की पूरी वैद्युत धारा यहां से निकल के आएगी। आप I1, I2, I3 अगर निकालना चाहते हैं, हालांकि उनके सूत्र पहले ही आपको बताए जा चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला दूं। I1 कैसे निकलेगा? V अपॉन R1। वोल्टेज बैटरी का ले लीजिए और इसका प्रतिरोधी, दोनों गिवन क्वांटिटीज हैं, I1 मिल जाएगा आपको। I2 कैसे निकालोगे? V अपॉन R2। I3 कैसे निकालोगे? V अपॉन R3। बउआ ये समझ नहीं आ रहा भैया आपको? आया? अच्छा, अगर आप I1, I2, I3 निकाल सकते हो तो अगर आप I1, I2, I3 तीनों को जोड़ दोगे ना तो भी I आ जाएगा। तो I निकालने के हमारे पास दो रास्ते होंगे। चाहे तो हम I1, I2, I3 निकाल के ऐड कर दे तीनों को तो भी I मिल जाएगा, या हम I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट कर ले तो भी I मिल जाएगा। तो ये होगा, अगर आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तरीका है उसका। और अभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर पूरा प्रक्रिया हमने आपको क्लियर कर दिया है। कौन कौन सी कंडीशन होती है वो भी हमने आपको बता दी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको हम समझा भी पाए हैं। क्या हम आपको समझा पाए कि नहीं समझ आया आपको? आ गया? तो ये था प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। अगर कंपेयर करोगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो प्लीज जल्दी से बता दीजिए मुझे, सीरीज में वोल्टेज बटेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। सीरीज में करंट सेम रहेगी, पैरेलल में करंट बटेगी। ठीक है? सीरीज में रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में रेसिस्टेंस लिखा है हमने घट जाता है। नहीं समझ में आया? सबके अलग अलग फॉर्मूले। एंड सिमिलर रेसिस्टेंसेस अगर सीरीज में है तो क्या होगा, पैरेलल में है तो क्या होगा, सारा कुछ हमने आपको बता दिया है। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।